हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपको ई कॉमर्स से जुड़ी सभी बातें जो हैं बताने वाला हूं। तो अगर आप एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी ऑनलाइन सेल करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी मार्केट प्लेस पर या अपनी खुद की वेबसाइट पर, तो मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी काम आएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हर संडे मैं नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, आपको फौरन से जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझे जो मेरा दूसरा चैनल है फैम व्लॉग्स, वहाँ से जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 सालों से ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं खुद एक ऑनलाइन सेलर हूँ और साथ ही साथ ऑनलाइन सेलिंग करते हुए पिछले 15 सालों में मैंने खुद की अपनी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करी है। और ये चैनल बनाने की जो है वजह वो यही है, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले इतने सालों का और जो भी मेरा काम का एक्सपीरियंस है या वेबसाइट को लेकर है, अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, ई कॉमर्स के अंदर जो भी आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा पाएँ और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। और कुछ नया मैं भी आपके ज़रिए सीखूं, आप मेरे ज़रिए सीखें, और मिलकर हम जो अपने बिजनेस है उसको एक अलग लेवल तक लेकर जाएं। यही सारी चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं और आज इस चैनल की जो है पहली वीडियो है। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो चीज़ें आपको वेबसाइट पर, अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं, अमेजन पर सेल कर रहे हैं, किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं, वहाँ नहीं पता चलती, जो आपको खुद ध्यान में रखनी होती हैं और जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं, ताकि जब आप बिज़नेस शुरू कर पाएँ तो एक नॉर्मल टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाए। तो अगर आप ऑलरेडी एक सेलर हैं तो भी ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आएंगी। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं या नहीं करी हैं, और अगर आप अब इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाएँ तो शायद आपके बिज़नेस को और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मिल पाए। तो जैसे कि जब आप एक ऑफलाइन बिज़नेस खड़ा करने की सोचते हैं, एक ऑफलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। वैसे ही ऑनलाइन बिज़नेस भी काम करता है। तो सपोज़ अगर आप एक ऑफलाइन बिज़नेस करना है तो आप सोचेंगे कि आपको किस लोकेशन में अपना जो शोरूम है या जो आपका ऑफिस है या आपका जो वेयर हाउस है वो इस्टेब्लिश करना है, जहाँ पर आपको ज़्यादा कस्टमर्स मिल पाए, ज़्यादा ट्रैफिक मिल पाए, ज़्यादा फुटफॉल मिल पाए, या जिस एरिया में उस प्रोडक्ट का ज़्यादा काम होता हो। जैसे अगर आपको कोई शोरूम करना है तो किस मार्केट में आपको वो शोरूम करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता जस्ट आप गए अमेजन पर, आपने अकाउंट बनाया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है, सही टाइम में आपको जो है अच्छी ग्रोथ पानी है, तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको किस वेबसाइट पर बेचना चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट होती है। अब आप सोचेंगे अमेजन पर तो हर चीज़ बिकती है, फ्लिपकार्ट पे हर चीज़ बिकती है, तो आप उस पर सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हर वेबसाइट की एक अपनी मेन कैटेगरीज होती हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं या सबसे ज़्यादा बिजनेस उनको उन कैटेगरीज से आता है। सपोज़ फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो उस पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनका फोकस हमेशा से ज़्यादा जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स पर रहता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा जो हैं अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर आपको मिलते हैं। तो ऐसे ही हर जो आपकी वेबसाइट है, अगर मिंत्रा की बात करें तो मिंत्रा ने अब होम डेकोर भी शुरू कर दिया है, लेकिन उनका शुरू से फोकस फैशन के ऊपर है। तो वहाँ पर आपको गारमेंट्स वगैरह, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप कौन सी वेबसाइट सेलेक्ट करें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब आपको ये पता कैसे चलेगा, इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। आपका जो भी प्रोडक्ट है आप सेल करना चाहते हैं, सपोज आप शूज़ सेल करना चाहते हैं, तो ये देखने के लिए कि आपको किस वेबसाइट से शुरू करना चाहिए। आगे बढ़कर आगे चलने के बाद आप और भी साइट पर रजिस्टर करके बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक ही जगह से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑफलाइन में करते हैं, एक बारी में एक ही ऑफिस खोलेंगे, ना कि 10-15 ऑफिस खोलेंगे। तो ये देखने के लिए कौन सी वेबसाइट जो है सबसे बेस्ट है, आप एज अ बायर सर्च करिए। अगर आप शूज़ बेचना चाहते हैं तो कस्टमर की तरह आप सर्च करिए, गूगल पर जाइए, सर्च करिए, अपने लिए एक शू सर्च करिए। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी और उन पर जब आप अलग अलग वेबसाइट पर प्रोडक्ट चेक करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वेबसाइट है जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको शूज़ से रिलेटेड ऑफर कर रही है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है और बेहतर प्राइसिंग पर ऑफर आपको मिल रहा है। तो जब आप उस वेबसाइट से एज अ बायर, एज अ कस्टमर
कस्टमर खुद सेटिस्फाई होंगे तो आप जान सकेंगे कि उस वेबसाइट पर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ऐसे आप जो है एक सही वेबसाइट सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए, फैशन के लिए मिंत्रा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने कहा यहाँ पर आपको जो है फ्लिपकार्ट मिल जाएगी, और होम से रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे अमेजन पर सेल होते हैं। फर्नीचर से रिलेटेड आपको पेपरफ्राई मिल जाएगी। अगर आपके टूल्स वगैरह हैं इंडस्ट्री रिलेटेड तो industrybuying.com मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं हर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो शुरुआत में अगर आप सही वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे तो आपको सही ग्रोथ जो है मिल पाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बिज़नेस शुरू करने से पहले मैटर करती है कि कौन से प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे होंगे आपके दिमाग में होगा कि आपको इस कैटेगरी में जाना है, आपको गारमेंट्स बेचने हैं या आपको जो है होम डेकोर बेचना है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के अंदर भी अलग अलग प्राइस सेगमेंट आता है, अलग अलग टाइप्स आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज आते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आप सपोज़ गारमेंट्स बेचना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि गारमेंट्स के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या होलसेलर हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप अलग अलग कैटेगरीज आप सोर्स कर सकते हैं। यानी अगर आप किड्स वेयर ला सकते हैं, आप जो है वेस्टर्न वेयर ला सकते हैं, एथनिक वेयर ला सकते हैं। तो कौन सी चीज़ से आपको पहले शुरुआत करना चाहिए? पहले वेस्टर्न बेचना चाहिए, एथनिक बेचना चाहिए या किड्स वेयर बेचना चाहिए? तो आपको कौन सी कैटेगरी से शुरू करना चाहिए? तो उसके लिए जो आपने अपनी फर्स्ट स्टेप में वेबसाइट सेलेक्ट करी है जिस पर आपको सेलिंग स्टार्ट करनी है, तो आप उस पर उस प्रोडक्ट को सर्च कर देखिए जो आपके पास आ रहे हैं। सपोज एथनिक वेयर या वेस्टर्न वेयर आपको शुरू करना है तो आप वेस्टर्न वेयर सर्च करके देखिए जिस प्राइस रेंज में, जिस क्वालिटी में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या आप उन प्रोडक्ट्स को सोर्स कर और उस प्राइस रेंज में बेच पाएंगे। अगर आप एक नए सेलर हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने में कि अपना प्रॉफिट मार्जिन अपनी कॉस्ट निकालने के बाद आप निकाल पाएंगे या नहीं। क्योंकि नए सेलर के लिए जाहिर सी बात है आपको प्राइसिंग थोड़ी सी ऑलरेडी कम रखनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग सेलर से, और एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा नॉर्मल सेलर के कंपेरिजन में। यूजुअली नॉर्मल सेलर जो मार्केटिंग में नॉर्मल एक सेलर होता है वो 15 से 20% खर्च करता है अपनी सेल का एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो अगर आप नए सेलर हैं तो आप 30% तक आपको कंसिडर करना होगा अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्राइस रेंज के अंदर यानी आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, किस क्वालिटी के, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एक सही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे और एक अच्छा मार्जिन निकाल पाएंगे। अब दूसरी चीज़ एक और आपको जो कॉस्टिंग कैलकुलेट करने में ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि हर वेबसाइट की अलग अलग कमीशंस होती हैं, अलग अलग फिक्स्ड फ़ी, क्लोजिंग फ़ी, बहुत सारी फ़ीस होती हैं। वो उनकी वेबसाइट पर मेंशन होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी चार्जेस होते हैं जो मेंशन नहीं होता है, लेकिन बिज़नेस करने के साथ साथ आपको पता चलता है और वो चार्जेस आपको लगते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग अपनी तैयारी उस हिसाब से नहीं रखी होगी तो 1 महीने आपने काम किया, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। तो बेहतर है आप शुरुआत थोड़ी लेट करिए लेकिन पूरी तैयारी के साथ करिए। तो मैं बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ई कॉमर्स के अंदर। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल जो कमीशन, क्लोजिंग फ़ी, शिपिंग फ़ी होती है वो आपको पता ही है कि हर वेबसाइट की अलग अलग होती है, वहाँ पर डिटेल होती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है रिटर्न्स। तो हर वेबसाइट पे ई कॉमर्स का काम है तो रिटर्न आपको आने ही आने हैं। COD ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो उसमें काफ़ी रिटर्न्स आपको मिलते हैं। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको उस वेबसाइट की पॉलिसी देखनी है क्या वो रिटर्न के आपसे चार्जेस लेते हैं। यानी अगर कोई ऑर्डर रिटर्न होता है तो रिटर्न वापस आने के आपको शिपिंग चार्ज लगता है, RTO चार्ज या कस्टमर रिटर्न का चार्ज आपको लगता है या नहीं लगता है। मैक्सिमम साइट्स लेती हैं, कुछ साइट्स हैं जो नहीं चार्ज करती हैं। अगर करती हैं तो वो आपको अपनी कॉस्टिंग में कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रिटर्न आने पर क्या आप उसको दोबारा से बेच पाएंगे एज अ न्यू, उसमें डैमेजेस के कितने चांसेस हैं। अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है आपको अपना रिटर्न का जो चार्जेस हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके रखने पड़ेंगे। और अगर टूटने वाली आइटम नहीं है, आप उसको जस्ट पैकिंग चेंज कर उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो अपने रिटर्न उसी हिसाब से थोड़ा सा आप कम लेकर चल सकते हैं। तो ये रिटर्न को लेकर चीज़ें थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिटर्न आप कैसे मैनेज करने वाले हैं।
वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर कोई रिटर्न प्रोडक्ट ऐसा आता है जिसको आप दोबारा सेल नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? क्या आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में निकाल सकते हैं? अगर ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है तो आपकी कॉस्टिंग रिटर्न की थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको फिर वो 100% जो है रिटर्न का चार्जेस लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जस्ट वेस्टेज है। तो ये सब चीज़ों को लेकर अगर आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो आप एक अपना सही प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग से ही ले पाएंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका प्रोडक्ट का स्टॉक, वो आपके पास कैसा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने में आपको कोई इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, आपको ऑर्डर आएगा, आप प्रोडक्ट मार्केट से लाएंगे, सोर्स करेंगे और भेज देंगे, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस डिपेंड करता है डिलीवरी टाइम के ऊपर, कितने फास्ट आप प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। अब शिपिंग जो है 99% सारी कंपनी, सारी वेबसाइट हो गई हैं, वो खुद की प्रोवाइड करती हैं। तो वो आपको एक लिमिटेड टाइम देते हैं कि आपको एक दिन के अंदर ऑर्डर प्रोसेस करना है, 2 दिन के अंदर ऑर्डर प्रोसेस करना है। मैक्सिमम आपको 1-2 दिन ही मिलते हैं यूजुअली, ज़्यादातर सारी कैटेगरीज में। बहुत ही आपके अगर हाई वैल्यू हैवी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 1 या 2 दिन मिलता है। और आपको अगर अच्छी सेल निकालनी है तो आजकल सेम डे डिस्पैच भी चलता है, यानी 12 बजे से पहले अगर आपको सुबह ऑर्डर आया है तो वो 12 बजे के अंदर आपको डिस्पैच करना पड़ेगा, यानी सेम डे डिस्पैच करना पड़ेगा। तो उसमें आपके पास जो है प्रोडक्ट्स स्टॉक में होना चाहिए और एग्जैक्ट क्वांटिटी आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑर्डर को लेट करते हैं तो कुछ कंपनीज पेनल्टी लगाती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं आपके अकाउंट की रेटिंग जो है वो गिराती हैं, उससे आपका अकाउंट बंद होने के चांसेस रहते हैं। आपको अलग अलग चार्जेस, पेनल्टीज़ वगैरह उठानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाएंगी। स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ें होंगी तो आप अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, उल्टा लॉस में चले जाएंगे। तो आपको जितने भी प्रोडक्ट सेल करने हैं आपको उनका स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपके पास प्रॉपर सिस्टम, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ये नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ई कॉमर्स बिजनेस की। आपके पास लेबल्स निकालने के लिए एक प्रिंटर तो मिनिमम चाहिए ही, एक सिस्टम भी चाहिए, एक बारकोड स्कैनर भी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। अब अगली चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो है लीगल कंप्लायंस। आपने वेबसाइट सेलेक्ट कर ली है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, प्रोडक्ट सोर्स कर लिए हैं, लगा भी दिए और आपको पहला ऑर्डर आ भी गया है, वो आपने फुलफिल भी कर दिया है। अब उसके बाद क्या आता है, वो आता है लीगल कंप्लायंस। जो आपकी इंडियन लॉज हैं उनको कैसे आपको फॉलो करना है, जो जीएसटी है उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, या क्या क्या जीएसटी के अंदर चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब हर वेबसाइट जो होती है वो आपकी सेल्स का डेटा जो है जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड करती है। तो यानी आपको वो सेल जो है ऑलरेडी उन्होंने दिखाई है, उस सेल को आपको जो है टैक्स जो है आपका प्रॉपर भरना है। तो जब आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि क्या टैक्स रेट है आपके प्रोडक्ट का, क्या HSN कोड आपको डालना है। तो वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही जो है प्रॉपर फिल कर चलनी है, ताकि बाद में आपका कोई भी डेटा मिसमैच ना हो या आपको इनकरेक्ट टैक्सेस ना लगें और आप जो है टैक्स के झंझट में ना पड़ें। तो टाइमली आपको जो है टैक्स अपने रिटर्न्स जो है वो फाइल कर रही हैं। और हर कंपनी के डेटा का जो है अलग अलग प्रोसीजर होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, वो आगे किसी अलग सी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं टैक्स रिलेटेड जिससे आप टैक्स मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से ही जो अपना डेटा है वो आप एक्यूरेट लेके चलिए, यानी जो प्रोडक्ट के अंदर आप HSN कोड डाल रहे हैं, टैक्स रेट डाल रहे हैं, वो आप सही जो है एंटर कर चलिए। अब आखिरी चीज़ आती है रिकॉन्सिलेशन। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन मैं यहाँ पर मेन चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आखिरी चीज़ आती है रिकॉन्सिलेशन। जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या रेगुलर बिजनेस भी, आपको टाइमली रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। हर महीने एक रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए कि जो आपने सेल करी है, जो आपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, उसमें कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने आपके रिटर्न्स आए हैं, कितने आपके डैमेजेस हैं और कितना आपने जो है रिटर्न्स आए हैं उनको मैनेज कैसे करा है, उनसे आपने जो अपनी कॉस्टिंग है कैसे निकाली है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, ज़रूरी हैं। तो अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो मंथली आप रिपोर्ट जो है हर वेबसाइट के पोर्टल से निकाल सकते हैं कि कितनी उन्होंने आपको पेमेंट करी है और क्या क्या आपके चार्जेस जो हैं लगाए हैं। आपको डीप जाके वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपको कितनी पेनल्टीज़ लगी हैं अपने लेट ऑर्डर डिस्पैच करने पे, तो ताकि आप उस कॉस्टिंग को कवर कर पाएंगे। कितने आपके रिटर्न्स आए हैं, डैमेज आए हैं, तो अगर डैमेज आए हैं उसका आपने क्लेम इन कंपनी से लिया है या नहीं लिया है। हर कंपनी ऑप्शन देती है आपको एक क्लेम फाइल करने का, जिसमें
जिसमें वो कुछ हद तक आपके डैमेजेस को कवर कर लेते हैं, जिससे आपके रिटर्न की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो वो चीज़ आपको पता होगी तो आप अपना रिटर्न वहाँ से कवर कर पाएंगे। तो आप अगर एक सही कैलकुलेशन करेंगे तो आप निकाल पाएंगे कि आपको प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपको प्रॉफिट अच्छा है तो आप कस्टमर को और डिस्काउंट देकर अपनी सेल बढ़ा पाएंगे, या अगर आपको प्रॉफिट कम है तो आप अपनी प्राइसिंग उसी हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। तो रिकॉन्सिलेशन काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे या लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपके काम भी आएगी आपके बिजनेस को बढ़ाने में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊँगा रोज़ ऐसी वीडियोज़, ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स जो आपको पसंद आएंगी और आपके काम भी आएंगे। दोस्तों मैं हूँ फ़हीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।